हर रोज़ अस्पतालों में हज़ारों लोग इलाज करवाने आते हैं। कुछ जिनका इलाज चल रहा है, कुछ जो बहुत लंबे समय से किसी इलाज का इंतज़ार कर रहे हैं या कोई किसी अपने को लेकर इलाज करवाने पहुँचता है। लेकिन इन्हीं भीड़ के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना ऑर्गन डोनेट करके किसी अपने की जान बचा रहे हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी अपने को तो खो दिया है लेकिन उनके ऑर्गन डोनेट करके कई अनजान ज़िंदगियों को नई जान दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कई सालों से वेटिंग लिस्ट में हैं और किसी ऑर्गन डोनर का इंतज़ार कर रहे हैं। आज हमारे साथ है जितेंद्र कुमार पटेल, जिनके पिताजी को 2024 में डॉक्टरों द्वारा ब्रेन डेड बताया गया, जिसके बाद उन्होंने उनके ऑर्गन डोनेट करने का निर्णय लिया और कई अनजान ज़िंदगियों को नई जान दी। सडनली उनको बोलने में दिक्कत होने लगी और फिर चक्कर भी आने लगे। एक तो बायां हाथ और पैर है वो सब पकड़ने लगा, ऐसा हुआ। फिर हमने उसी समय हमारे अहमदाबाद में केडी हॉस्पिटल, वैष्णो देवी के मंदिर के पास एक बड़ी हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनको एडमिट किया सुबह करीबन 6:30 पौने 7 बजे। वहाँ उन्होंने वो सारे रिपोर्ट किए, एमआरआई की। एमआरआई की रिपोर्ट में ऐसा है कि जो मस्तिष्क में ले जाने वाली जो ब्लड की धमनी होती है वो ब्लॉकेज थी। फिर उन्होंने उनकी सुझाव से हमने वहाँ एक स्टेंट मुकने के लिए वो सर्जरी करवाई। और वो सर्जरी के बाद वो कोमा में थे। 2 दिन बाद उनका थोड़ा होश आया, आंखें बांखें हिलाई, लेकिन फिर उनकी तबीयत थी वो बिगड़ती गई। वो सुन हो गए। फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि उनका ब्रेन डेड हो गया है। अब इसकी रिकवरी की चांसेस बहुत कम है। उन्होंने पहले दिन ही हमें ऐसा बताया ही था कि ऐसा ऐसा हो सकता है। फिर हमने 2-3 डॉक्टर और हैं, उनका भी अ, सुझाव लिया। वो सब ने यही बोला कि अब इसमें रिकवरी की चांसेस 0.1% ही है। वो कोमा में चले गए हैं अब। आपके परिवार में या फिर आसपास पहले किसी ने ऑर्गन डोनेट किया है जिससे आप लोगों ने ये सोचा कि आप लोग को भी करना चाहिए या आप पहले हैं जिन्होंने इस तरह का सोचा कुछ? एक्चुअली मैम ऐसा है कि हमारे रिलेटिव एक है, प्रकाश पटेल नाम की व्यक्ति। उनको चार चार एक साल पहले लीवर का काफी डैमेज हुआ था और लीवर की जरूरत हुई थी। हुँ, हुँ। ये हमने 2-3 साल तक वेट किया था और बाद में हमें वो लीवर मिला था। और ये सब हम जानते थे। और मेरा बच्चा जो एमबीबीएस में पढ़ता है, उसको सबसे पहले उसके माइंड में आया कि ऐसा हम पप्पा कर सकते हैं। फिर हमने सब सारे फैमिली मेंबर के साथ इसके बारे में चर्चा की। ये मैं मैडम ये सबको करना चाहिए। मुझे ये फील होता है कि मेरे पापा अभी मेरे साथ हैं। सबको हम जीते जी तो सबके काम आते हैं, लेकिन जीने के बाद भी हमें अपने जीवन के बाद भी किसी के साथ काम, किसी के लिए काम आए आए बहुत 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 बढ़िया है वो। हमें सबको करना चाहिए और मुझे वो प्राउड फील होता है कि मैंने ये किया। ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़रूरी भूमिका निभाते हैं ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर। ये वो लोग होते हैं जो डोनर और ज़रूरतमंद मरीजों के बीच का पूरा काम संभालते हैं। आज हमारे साथ है ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर निखिल व्यास, जिनसे हम इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड डोनेशन होता है उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट में सबसे पहले होता है कोई रेसिपिएंट की फैमिली जिसको वो ऑर्गन चाहिए। एक डोनर होता है कि जो कि ऑर्गन डोनेट कर रहा है। उसकी फैमिली होती है जो कि अब सदमे में है और वो ऑर्गन डोनेशन का डिसीजन ले रही है। वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल के आईसीयू डॉक्टर होते हैं जो कि ऑर्गन डोनर को मेंटेन कर रहे हैं। सोटो यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है जो इसका नियमन करती है। सोटो, रोटो एंड नोटो होती है। उसके अलावा रिट्राइवल सर्जन्स यानी कि किडनी, लीवर, हार्ट, लंग जो भी डोनेट हो रहा है उसके रिट्राइवल सर्जन की टीम होती है। लेबोरेटरी, ब्लड बैंक, ग्रीन कॉरिडोर, फ्लाइट, इन सब का काम रहता है। ये सब लोग एक दूसरे को नहीं जानते होते हैं। इन सब को कोऑर्डिनेट करने का काम होता है कोऑर्डिनेटर का।
एक मुख्य भूमिका कि जो इन सबको जोड़े रखती है, वैसी कड़ी जो होती है वो कोऑर्डिनेटर होता है। एज अ कोऑर्डिनेटर हम इन सब का लाइजन करना होता है विद द थिंग्स के जो डोनेशन हो रहा है उसकी डिग्निटी बरकरार रहे, जो ऑर्गन बाहर आ रहे हैं वो टाइमली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, सारे लीगल एस्पेक्ट्स को फॉलो किया जाए, हर एक एथिकल डायलेमा को अच्छी तरीके से न्याय मिले, वो हर चीज एक देखना कोऑर्डिनेटर का काम होता है और वही काम मैं करता हूँ। रेसिपिएंट जिसको ऑर्गन चाहिए उसे हम रेसिपिएंट कहते हैं। देयर आर फ्यू ऑर्गन्स लाइक किडनी और लीवर जो कि उसको लिविंग डोनर से भी मिल सकता है। तो जब वो लिविंग डोनर वाला ऑप्शन ऑप्ट करता है तो उसकी फैमिली से, नियर रिलेटिव से कोई ऐसा एलिजिबल पर्सन ढूंढता है कि जो उसके लिए डोनेट कर पाए, जिसका ब्लड ग्रुप सेम हो, जिसके साथ क्रॉस मैच वगैरह मैच हो रहा है। वैसा पर्सन मिलने के बाद उनका थरोली टेस्टिंग होता है कि क्या वो व्यक्ति अंगदान करना, उनका जो ऑर्गन है वो डोनेशन के लायक है या नहीं। और दूसरा कि अगर वो ऑर्गन एक डोनर के शरीर से निकाल लिया जाए तो बाकी के एक ऑर्गन के साथ या तो आधे ऑर्गन के साथ वो डोनर को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ये सारे टेस्टिंग होने के बाद मैचिंग के टेस्टिंग होते। उसके बाद जो गवर्नमेंट परमिशन लेनी होती है डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन के लिए, गवर्नमेंट की परमिशन लगती है। तो जो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है उसके लिए जरूरी फॉर्म्स, एफिडेविट, डॉक्यूमेंटेशन वो सब प्रिपेयर किए जाते हैं। और वो सब प्रिपेयर करने के बाद उसका कंपेटेंट अथॉरिटी या तो ऑथराइजेशन कमेटी की ओर से अप्रूवल लिया जाता है। अप्रूवल लेने के बाद उनका डोनेशन किया जाता है। ये जो सारा प्रक्रिया प्रोसेस है वो सारा प्रक्रिया ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के थ्रू होता है। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर उसको डोनर को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, डोनर मोटिवेशन, डोनर एडवोकेसी, ये सारे पैरामीटर्स जो होते हैं वो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर देखता है। एक आपको एग्जांपल दूं तो जब डोनर की सारी प्रक्रिया हो गई है, सारे लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई है, आज डोनर का ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है, मैं उसको जाना है, उससे पहले भी कोऑर्डिनेटर उनको ये रिक्वेस्ट रखता है कि अगर अभी भी बिफोर गोइंग टू ओटी अगर आपको इसको ऑप्ट आउट करना है तो आप वो कर सकते हो। तो डोनेशन का डोनर एडवोकेसी वाला जो पैरामीटर है वो भी एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर देखता है। ये हो गया लिविंग डोनेशन। डिसीज डोनर इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ एक व्यक्ति है जो कि ब्रेन डेड हुआ है। ब्रेन डेड होने के बाद उसके परिवारजन को समझाया जाता है कि अंगदान क्या होता है, उसको ग्रीफ काउंसलिंग सपोर्ट दिया जाता है, उसको पूरा सपोर्ट किया जाता है कि वो इस ब्रेन डेड को एक्सेप्ट करे। एक बार वो एक्सेप्ट होता है तो उनके पास ये अर्ज रखते हैं कि भाई ऑर्गन डोनेशन से आप 7 से 8 व्यक्तियों को नया जीवन दे सकते हैं। अगर वो अग्री करते हैं तो गवर्नमेंट के फॉर्म नंबर 8 पे उनका कंसेंट लिया जाता है। फॉर्म नंबर 8 और फॉर्म नंबर 10 गवर्नमेंट को, 10 इज अ ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन फॉर्म, वो दोनों फॉर्म गवर्नमेंट को सबमिट किए जाते हैं। और जो जो ऑर्गन के लिए कंसेंट रखी हुई है वो सारे ऑर्गन की एलिजिबिलिटी टेस्टिंग शुरू होती है। ज़्यादातर ब्रेन डेड केसेस में परिवार वाले मान जाते हैं या नहीं मानते? और अगर नहीं मानते परिवार तो उसके मुख्य कारण क्या होते हैं उनका ऑर्गन डोनेशन ना करने का? मैम देखो ऐसा फिक्स रेशियो तो नहीं है, लेकिन जो इंडिया की बात करें तो पहले हमारे यहाँ पर मिलियन पॉपुलेशन 0.5% का डोनेशन रेट था। अभी वो बढ़ के 0.9 तक पहुंचे हैं। तो मतलब डे बाय डे इसमें इंक्रीज हो रहा है कि लोग मान रहे हैं। लेकिन फिर भी ना आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 10 में से, मेरे अनुभव के हिसाब से 10 में से लगभग 6 व्यक्ति तो ना बोलते हैं, 4 व्यक्ति ही हाँ बोलते हैं। 40% जैसा हाँ मैं अपने कार्यकाल से बता सकता हूँ। जो ना के कारण है उसमें पहला कारण ये होता है, सबसे बड़ा कारण, लोग डेथ एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, शरीर गर्म है, हार्ट बीट चल रहा है, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही है, लोगों को यही लगता है कि शायद कोई मिरेकल होगा, शायद कोई चमत्कार होगा और हमारा नियर एंड डियर वापस खड़ा होगा। तो वो हाँ बोलने के लिए वो तैयार नहीं होते कि नहीं, जब तक हार्ट बीट चल रहा है हमको फाइट करनी है। ये उनका होता है। दूसरा कुछ अंधश्रद्धा है, गैर मान्यता है जिसके कारण लोग ना बोलते हैं। जैसे हमने एक सर्वे किया था जिसमें काफी सारे, जिस कॉर्निया डोनेशन के लिए भी लोग ऐसा बोलते थे कि जब हम मर गए और आपने आंखें निकाल ली तो ऊपर जाएंगे तो भगवान को कैसे देखेंगे।
अगर हमने इस जन्म में कॉर्निया का दान कर दिया तो अगले जन्म में हम अंध पैदा होंगे। तो ऐसी बहुत सी गैर मान्यता है। काफी लोग धर्म का वास्ता देके भी मना करते हैं कि हमारे धर्म इसके खिलाफ है। मैं उनसे कहता हूं कि दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो दूसरों को जीवन देने से आपको रोके, लेकिन फिर भी धर्म के आगे, समाज के आगे लोगों के ना बोलने के चांसेस ज्यादा होता है। पूरी प्रक्रिया पर बात करते हुए डॉक्टर धवल नायक हमें बताते हैं कि किस तरह लगातार प्रयासों और जागरूकता अभियान के कारण भारत में ऑर्गन डोनेशन लगातार बढ़ रहा है और अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। The scenario 10 years before was there in India, like, the organ donation rate was too low. It was maybe you can say 0.1%. Okay, so now that ratio is increasing now. More and more people are donating organs. Yes, there is a difference between like organ donation rate across the different part of India. Like, still the maximum number of donation happens from the South India, particularly Kerala and Tamil Nadu, followed by Maharashtra, Gujarat, while the North India and part of East India actually still, they are way behind compared to this state. So we are happy actually, at least gradually, slowly, steadily, the awareness of organ donation is increasing in our country. Hopefully, as I said, there is a bit disparity there between a certain state, but in the future, we'll hope that also will get over. Okay, this thing is very important actually. Okay, हमको 6 टाइम ज्यादा जरूरत पड़ सकती है ऑर्गन की, and we'll get only one chance to donate our organs, and that also after life. So it is very simple. If I die right now, okay, if I don't donate my organs, the people will just remind me, like, will remember me for a couple of days, 3 days, 4 days, 15 days, then that's Dr. Dhaval Nayak is a history. But if I donate my organs, okay, my heart will be living somewhere, my kidney will be living somewhere, okay, and there Dr. Dhaval's legacy will be maintained for years and years. The people will remember. Even my family members could very proudly, tell to society, oh, just for example, my wife or my daughter or my father donated his organs. Oh, really? Oh, what a nice act. Like, so that's a too big thing actually. So there's no religion is telling you not to donate organs, or nothing is there. It is all mindset. So please, everyone, through your medium, I request everyone, whenever you or your family member, your surrounding somewhere, if doctors say that he is brain dead or he is not well, then always encourage organ donation. Okay, it will save at least up to 8 people's life. नोटो यानी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो देश में ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट की नोडल संस्था है। नोटो देश भर में ज़रूरतमंद मरीज़ों तक समय पर ऑर्गन पहुंचाने, ऑर्गन डोनेशन को लेकर मिथक को मिटाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता फैलाने में लगातार काम कर रही है। लेकिन देश भर में नोटो के अलावा ऐसे कई एनजीओ हैं जो लगातार लोगों तक ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता फैलाने, ट्रांसप्लांट से जुड़े उनके सवालों के जवाब देने में लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए हिस्टोरिकली ये जो काम है ये एनजीओज ने ही शुरू किया था कंट्री में। सबसे पहले जैसे मोहन फाउंडेशन 1997 में एस्टैब्लिश हुआ, उस वक्त तो कोई गवर्नमेंट बॉडी थी नहीं, कोई नोटो के स्ट्रक्चर्स थे ही नहीं, रोटो एंड सोटो। So traditionally, historically, NGOs ही अवेयरनेस पे काम करते आ रहे हैं ऑर्गन डोनेशन के ऊपर, और वही जुड़े होते हैं पब्लिक से, because they are out in the field, they are connected to the society. Also, गवर्नमेंट हर जगह नहीं हो सकती, so it is important कि लोकल NGOs हों जो लोकल कम्युनिटी के साथ बात करें। अब आप देखिए, अगर नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, गुवाहाटी में जुबली फाउंडेशन है, तो वो वहां के लोगों से कोऑर्डिनेट करते हैं। सो व्हाइल नोटो विल डू नेशनल कैंपेन्स, कम्युनिकेशन एट अ नेशनल लेवल, इट्स द एनजीओज दैट आर कनेक्टेड एट अ लोकल लेवल with the local population, with the local community.
so that they have a very important role to play in creating awareness. अगर आप हमें थोड़ा बता सके, मोहन फाउंडेशन इस पे लगातार किस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गन डोनेशन हो या फिर ट्रांसप्लांट में लोगों को मदद करना हो, गाइड करना हो, तो आप लोग किस तरह से लगातार काम कर रहे हैं? So, जैसे कि मैंने कहा, कई NGOs हैं, but a majority of those NGOs are only involved in public awareness. So they are creating public awareness amongst the society. मोहन फाउंडेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो सबसे पुरानी है और शायद सबसे बड़ी है, और हमारा जो है अप्रोच वो एक 360 डिग्री अप्रोच है. तो पब्लिक अवेयरनेस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ आवर वर्क. ठीक है, पब्लिक को अवेयर करना है, लोगों को इसके बारे में बताना है, बट अगर हमारे सिस्टम्स ही तैयार नहीं है ऑर्गन्स को रिसीव करने के लिए, कोई किसी फैमिली के कोई लव्ड वन की डेथ होती है एक हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल को पता ही नहीं है कि ब्रेन डेथ क्या है, हॉस्पिटल को कभी ट्रेनिंग ही नहीं मिली है कि ऐसी फैमिली से कैसे बात करनी है, क्योंकि ये फैमिली ने अभी किसी को खोया है, तो वो ग्रीव कर रहे हैं. आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक और डिसीजन ले ऑर्गन डोनेशन का, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन है. तो अगर ट्रेनिंग ही नहीं है इन सब चीजों को कैसे मेंटेन करना है, जो पर्सन जो जिसकी डेथ हो गई है, इवन दो दैट पर्सन हैज डाइड, उसको कई पैरामीटर्स में उसको मेंटेन करके रखना है. तो हम लोग बहुत काम करते हैं हॉस्पिटल के साथ साथ ट्रेनिंग करने के लिए, medical staff or paramedical staff. Medical staff on how to declare brain death, how to maintain a person and make sure the organs are, you know, in a good condition, क्योंकि वो इंसान मर चुका है, बट अब उसके organs किसी दूसरे लोगों को लगेंगे जो कि अभी जिंदा है, तो those organs have to be in the perfect condition. तो उसकी ट्रेनिंग, सारा इस पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने की ट्रेनिंग, और कैसे फैमिली से बात करना है, उनको कैसे इमोशनल सपोर्ट देना है, उनको कैसे ग्रीफ काउंसलिंग करनी है, ताकि वो एक बहुत ही मुश्किल फैसला ले पाए. हम उस पे काम करते हैं. हम लोग स्टेट्स के साथ काम करते हैं. वी एंटर इनटू स्टेट, जैसे कि आपको पता है हमारी कंट्री में स्टेट इज हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट. तो हम कई स्टेट्स हैं जिन्होंने ये काम नहीं शुरू किया है अभी, बट हर सिटीजन को जरूरत होती है ट्रांसप्लांट्स की. तो हम लोग अब स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पार्टनरशिप शुरू करते हैं. आप लोगों से बात करें, उनको पता ही नहीं है कि बियॉन्ड आई डोनेशन एंड बियॉन्ड शायद किडनी डोनेशन कोई और डोनेशन पॉसिबल भी है. तो लोगों को बहुत आश्चर्य होता है, अच्छा एक इंसान इतने लोगों की जिंदगियां बचा सकता है. तो एक तो लोगों को पता ही नहीं है, कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं है, कभी इसके बारे में बात ही नहीं करी है. दूसरा, अगर सुना भी है तो कुछ गलत धारणाएं हैं. बेच लेते हैं ऑर्गन्स, जबरदस्ती निकाल लेते हैं ऑर्गन्स, तो थोड़ा डर भी है लोगों के लिए. फिर लोगों को लगता है कि थोड़ी धार्मिक धारणाएं हैं, लोगों को लगता है शायद हमारा रिलीजन अलाउ नहीं करता, ये काम ठीक नहीं है, शरीर को पूरा होना चाहिए अंतिम संस्कार करने के लिए. तो हम लोग टेक्निकल इंफॉर्मेशन देते हैं, बट उसको एक बहुत ही स्टोरी की तरह हम लोग पेश करते हैं, इंटरेस्टिंग हो, ताकि उनको समझ में आए. हम कई स्टोरीज शेयर करते हैं ऑफ रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ फैमिलीज हु हैव डोनेटेड देयर लव्ड वंस ऑर्गन्स, ताकि उनको लगे कि हमारे टाइप के लोग ये डिसीजन लेते हैं. यू नो, कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लोग नहीं है, आम इंसान ही है जिनसे हमने उस समय पे बात किया और उनको शायद समझ में आया कि मेरा तो प्रियजन नहीं रहा, बट शायद इस तरह के डिसीजन से मैं कई और लोगों की जिंदगियां बचा सकता हूँ या बचा सकती हूँ, और कई और फैमिलीज की जिंदगियां सुधार सकती हूँ थ्रू द डोनेशन. तो काफी शेयर करते हैं हम लोग इस तरह की स्टोरीज, मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस को हम पिकअप करके उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. यही करना है हमको कि हमें ये बहुत कॉमन टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन बनाना है. अब अगर मैं जाती हूँ दिल्ली की सड़कों में और वो होर्डिंग्स लगी हुई हैं, कुछ एड्स हैं, मलेरिया पे बात हो रही है, पोलियो पे बात हो रही है, डेंगू पे बात हो रही है, HIV पे बात हो रही है, आपने कितनी बार कहीं देखा है कि ऑर्गन डोनेशन पे बात हो रही है? So we have to make it a common conversation. And the very fact that more and more people now are coming forward on their own. हमारी मोहन फाउंडेशन की एक 24/7 हेल्पलाइन है जो 8 लैंग्वेजेस में काम करती है, और हमारे एग्जीक्यूटिव्स राउंड द क्लॉक वी टेक कॉल्स. और ये हेल्पलाइन बनी थी इंफॉर्मेशन देने के लिए लोगों को, ट्रांसप्लांट क्या होता है, किडनी फेलियर क्या होता है, ऑर्गन फेलियर क्या होता है, आप कैसे अपने आप को वेटिंग लिस्ट पे डाल सकते हैं, ऑर्गन, उस तरह की जानकारी देने के लिए बनी हुई थी. बट नाउ
with each passing year, more and more we are getting calls where somebody has had a death in the family and they're calling up, they're going on the internet and googling up some kind of a help like this, calling up our number and saying हमारे यहाँ डेथ हो गई है, हम ऑर्गन्स डोनेट करना चाहेंगे, हमारे यहाँ डेथ हो गई है, हम आई डोनेट करना चाहेंगे, हमारे यहाँ इनकी डेथ हो गई है, हम क्या डोनेट कर सकते हैं। वो अपने आप में एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है बदलाव का। लगातार सरकार और एनजीओ के प्रयासों के बावजूद भारत में ऑर्गन डोनेशन की दर बढ़ तो रही है, लेकिन यह गति अभी भी बहुत धीमी है। कई लोग सालों से इस संख्या के बढ़ने और अपना नाम वेटिंग लिस्ट से हटाने का इंतजार कर रहे हैं। जहां गुजरात में रहने वाली प्रियदर्शनी पिछले 3 सालों से एक किडनी डोनर का इंतजार कर डायलिसिस पर है, वहीं डोनर न मिलने के कारण संतोष कुमार ने अपने पिता के लिए 2 बार डोनर बनकर उनकी जान बचाई। उन्होंने एक बार अपनी किडनी और एक बार लीवर डोनेट किया। उनसे बातचीत में आज हम जानेंगे कि किस तरह भारत में ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को और स्मूथ बनाया जा सकता है और इसके लिए आगे सरकार या फिर अथॉरिटीज को क्या प्रयास करने चाहिए। गवर्नमेंट को एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, उसका कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा है कि लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि देखिए पोस्ट ट्रांसप्लांट डोनर और रिसिपिएंट दोनों का लाइफ चेंज होता है, राइट। पोस्ट ट्रांसप्लांट गवर्नमेंट सपोर्ट मिलना जरूरी है, कुछ भी नहीं मिलता। मतलब हमारे यहाँ सपोर्ट के नाम पे सोशल स्ट्रेटा के बेसिस पे ही सपोर्ट मिलता है, ना कि आप कितना डिजर्व करते हो उसके बेसिस पे। गवर्नमेंट को मोस्ट पोस्ट ट्रांसप्लांट प्रोसेस को भी अ पार्ट ऑफ ट्रांसप्लांट ही मानना चाहिए, क्योंकि पोस्ट ट्रांसप्लांट में इट्स लाइक सर्जरी हो गया, घर जाओ। तो लेकिन लाइफ ना वैसी नहीं रहती, देयर आर न्यू चैलेंजेस। सबसे बड़ी चीज है सोसाइटी भी आपको ना बड़ी मतलब अब सोसाइटी के लिए भी वो नहीं रहते। बहुत बार आप हीरो बन जाते हैं विदाउट एनी रीजन। बहुत बार लोग आपको हैंडीकैप की तरह देखते हैं। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस, लेकिन इस चीज के लिए ना अवेयरनेस प्लस गवर्नमेंट सपोर्ट दोनों ही जरूरी है, और दोनों में से कुछ भी नहीं है।